नमस्कार दोस्तों। आज हम एक वैक्सीनेशन की इंडिया में वैक्सीनेशन की हिस्ट्री को देखने जा रहे हैं। यह कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है जब जब किसी किसी भी भारत में किस लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, बल्कि ये कई बार कई कई बार ऐसा करने के प्रयास किए जा चुके हैं। 14 जून 1802 में पैदा हुए अन्ना डस्टल बॉम्बे 14 जून 1802 में पैदा हुए बॉम्बे में अन्ना डस्टल एक पहले भारतीय थे जो इसने पहले भारतीय थे जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन लगाई थी। लेकिन यह वैक्सीनेट कोई इंजेक्शन से नहीं हुई थी। उस समय एक स्मॉल पॉक्स नामक एक महामारी फैली हुई थी। जब जब कोई भी जिसको बीमारी हो जाती थी, उसके अंदर होने के बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो जाती थी, जिससे उससे बीमारी अगली बार ना उसके इसी बात का फायदा उठाते हुए उस समय के साइंटिस्टों ने एक जनता को वैक्सीनेटेड करने के लिए वो इन्फेक्टेड मैन के साथ उसको एक साथ रखते थे। कुछ समय के लिए एक साथ रखते थे, जिसके साथ उसको भी वह लक्षण उसके अंदर जो वह लक्षण पैदा हो और उससे उसके अंदर भी एंटीबॉडीज पैदा हो उसके। उस समय स्मॉल पॉक्स इंडिया में लगभग हर 5 साल में आने वाली महामारी थी, इसलिए आम जनता को इस तरह की बीमारी से वैक्सीनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन लेकिन उस समय लेकिन उस समय इंडियंस को ये वैक्सीन इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं हुई। रिसर्च दिखाती है कि इस जनता को वैक्सीन उन्होंने ब्रिटिश और इंडियन ऑफिशियल ऑफिशियल पब्लिक इनविंग्स ने जनता को वैक्सीनेट करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर तबके हर सेक्शन हर सोसाइटी हर सेक्शन को करने के प्रयास किए, लेकिन हर सोसाइटी हर सेक्शन ने उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट ना करने के रीजन दिए।
लेकिन हम जानते जानते अब हम जानते कि आखिर वैक्सीन कब कब बनाई गई। आखिर वैक्सीन शब्द कब कब कहाँ से कब और कहाँ से आया था। ये वैक्सीन इंग्लिश इंग्लिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स के खिलाफ बनाने के लिए गई थी। यह कोई कोई दवाई नहीं थी उस समय, ये केवल एंटीबॉडीज पैदा करने के लिए पैदा की थी उसका उन्होंने। वैक्सीन हालांकि वैक्सीन शब्द एक लैटिन वर्ड जैसे जैसे कि वैक्का काउ से और वैक्सीनिया और काउपॉक्स से लिया गया है। आखिर जानते हैं कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन कैसे लोगों को वैक्सीनेट करने कैसे शुरुआत की। 1800 लगभग 1800 1800 में एडवर्ड जेनर ने आर्म टू आर्म वैक्सीन डिलीवर की। उन्हें उन्होंने लाइम उन्होंने पहले इन 1779 उन्हें उन्हें लाइम इन्होंने इन 1779 एडवर्ड जेनर ने पहले वीना में लोगों को वैक्सीनेट किया और तब उन्होंने वीना से बगदाद में किया। उन्होंने बगदाद के अंदर एक बच्चे को वैक्सीनेट किया, जबकि बाद में उन्होंने एक वैक्सीनेटेड बच्चे को बसरा में भेजा और यह एक चाइल्ड आर्म सक्सेसफुल वैक्सीनेशन परफॉर्मेंस थी। तब उनमें से 1802 में उन्होंने लाइफ एक बैच ऑफ लाइन्स जो कि बॉम्बे में भेजा गया था, जिसमें जस्टल जो पहले वैक्सीनेटेड थे जस्टल जो पहले इंडियन वैक्सीनेटेड थे।
लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं में स्वभाव देर होना स्वाभाविक थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइफ के लॉजिस्टिक के खर्च और रहन सहन से ज़्यादा सहन नहीं कर सकती थी। टीकादार के बढ़ने के प्रभाव को किस तरह उस समय कुछ ऐसी बीमारियां थी जैसे इंडिया में उसे टीकादार कहा जाता है स्मॉल पॉक्स को। इसलिए उसके प्रभाव को रोकने के लिए किस तरह क्या क्या कदम किए गए। इन 1805 में जॉन शूलबर्ग जो सुप्रिटेंडेंट वैक्सीनेशन है, उन्होंने बंगाल में लोगों वैक्सीनेट करने का प्रयास किया। लेकिन उस समय एक बड़े ब्राह्मणों के एक बड़े तबके ने इसे अपनी सभ्यता का खिलाफ बता रहे, उन्होंने इस चीज को प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। हाँ, जानते हैं। हालांकि टीकादार क्या था? टीकादार एक रीजनल एग्जिस्टिंग मेथड से स्मॉल पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करने का एक तरीका था। टीकादार एक टीका मैनुअली इंड्यूस स्मॉल पॉक्स प्रिजर्व प्रिजर्व ड्राइड स्कैब था। जो स्कैब जो पहले गंगा वाटर में साफ की जाती थी और इसे बनाने के लिए मिल्क फिश और घी से इस इनिकुलेशन को बनाया जाता था।
हालांकि यह टीका दर शुरू में बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं फैल रहा था, इसलिए इसको फैलाने के लिए सरकार ने पेंशन देने की योजना बनाई। जो जो भी इसे प्रैक्टिस करेगा उसे पेंशन देने की योजना बनाई। कलकत्ता के आसपास क्षेत्रों में। आखिर वैक्सीनेटर्स जो वैक्सीन लगाते हैं उनसे डरना और पेनफुल एक दर्द भरी वैक्सीनेशन। नाइनटीन सेंचुरी के आखिर तक भी वैक्सीनेशन करना एक आसान कार्य नहीं था। लेकिन उस समय लोगों वैक्सीनेट करने के लिए कोई कोई इस तरह आज की तरह कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। उस समय कुछ अलग अलग तरीके के शार्प इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंट किए गए, जिसमें आर्म टू आर्म मेथड था, जिसमें चिल्ड्रन केवल पेनफुल प्रोसीजर को सहन नहीं करते थे, बल्कि उसमें लाइफ का एक्सट्रैक्शन भी होता था आगे की वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन इसमें क्वालिटी लाइफ क्वालिटी पर भी लाइफ क्वालिटी पर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न था, जिनमें से कुछ पोटेंसी इंडिया के हॉट वेदर पोटेंसी लॉस कर देती थी।
लेकिन 1898 के बाद ब्रिटिश ने आर्म वैक्सीनेशन प्रोसेस को उन्होंने स्टॉप कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ये साइफिल्स और हेपेटाइटिस है। उन्होंने इससे इसे कुछ अलग अलग तरीका निकाला, जिसमें काल्फ काल्फ लाइफ लाइफ थी, जिसमें उन्होंने बेटर बेटर अल्टरनेटिव देखा। उनमें उन्होंने कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि यह लो हायर कास्ट हायर का, कास्ट कास्ट के लिए एक्सेप्ट, जिन्होंने हायर जिनमें हायर कास्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हम उस तरह की वैक्सीन वैक्सीन नहीं लगाना चाहते जिससे जो लाइफ जो लोअर कास्ट जिससे जिस लाइफ को लोअर कास्ट के पीपल को वैक्सीनेट करने के लिए लगाया, जिसने उस लाइफ और वो कह रहे कि वह लाइफ अब पॉल्यूट हो चुका है। इन 1913 गांधी जी ने 1913 जब जो जो अभी भी गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने इस वैक्सीनेशन उन्होंने इस तरह की वैक्सीनेशन का उन्हें स्ट्रॉन्गली अपोज अपोज किया। उन्होंने कहा कि यह सैक्रिबल है, ये सैक्रिलीज है, और वैक्सीनेशन उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन यह एक सेवेज कस्टम दिखाई देती है। उन्होंने एक नवजीवन में 1929 में एक लेटर लिखा, जिसमें मनीलाल और सुशीला गांधी उन्होंने उन्होंने 1929 नवजीवन नामक एक
नवजीवन में उन्होंने एक मनीलाल और सुशीला गांधी को एक ही साल पत्र लिखा। उनमें कहा है कि उन्होंने उसमें उन्होंने उसमें कहा है कि वह हैरान है कि वेजिटेरियन लोग इस तरह की वैक्सीन को कैसे लगा रहे हैं। चलो अब देखने वाले हैं कि क्या सभी लोगों को वैक्सीनेशन करने का कंपलसरी कर देना चाहिए। या वैक्सीनेशन की डिबेट वैक्सीनेशन एफर्ट में ये शुरू से ही वैक्सीनेशन एफर्ट में डिबेट का इशू बना हुआ कि क्या लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए या उन्हें मनमर्जी से लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। कंपलसरी वैक्सीनेशन ये कोई बार पहली बात नहीं होगी जो कई कई कहीं जगह कंपलसरी वैक्सीनेशन की जा रही होगी। लेकिन ये ऐसा हम इंडियन हिस्ट्री में भी दिखाई देता है कि कुछ जगहों पर कंपलसरी वैक्सीनेशन की गई थी। जैसे कि कंपलसरी वैक्सीनेशन कुछ इंडिया के कुछ हिस्सों में 1870 सेंचुरी में कंपलसरी वैक्सीनेशन की गई थी। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वैक्सीनेशन कोई कोई बुरी चीज़ नहीं है। इस हमें इस तरह ट्रस्ट हाँ हमें सर, ये सरकार इससे सरकार को समझना होगा कि किस तरह वह लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा करे और वैक्सीनेशन के भय से मुक्त वैक्सीनेशन जो लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर भय बना हुआ उसको किस तरह दूर करे। यह कोई यह आज तक नहीं हुआ कि वैक्सीन का कोई अपोजिशन वैक्सीन को लेकर कोई अपोजिशन एग्जिस्ट ना करता हो। ले लेकिन ये देखा गया कि जो जितने लोग वैक्सीनेशन के तैयार रहते हैं उनमें से कुछ लोग इस वैक्सीनेशन के खिलाफ भी हो जाते हैं। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।
बल्कि यह देखना चाहिए कि इसमें साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक एविडेंस सरकार के पास कितने हैं कि यह वैक्सीन सुरक्षित है। इसमें कहा गया कि बिहेवियरल साइंस, मेडिकल साइंस की एक नीड नीड है, जिसमें लोगों को वैक्सीन करने की कोशिश की जा सके और उनके बिहेवियर को समझा जा सके साथ उनका ट्रस्ट, उनके साथ ट्रस्ट भी बिल्डअप किया जा सके। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। धन्यवाद।